वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वेस्पर थ्योरी ने इसको डिटेल में देखा। और वेस्पर थ्योरी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से डील करती है बेसिकली। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन से पहले अगर हम बात करें बॉन्डिंग की और वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स की जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको समझना ज़रूरी है हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखने से पहले। तो बॉन्डिंग की जब बात की थी वेस्पर थ्योरी ने, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने, तो ये बात उसने की थी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी sp d एंड f overlap to form molecular orbitals। अब यहाँ पे इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर समझनी हो तो हम हाइड्रोजन के दो एटम्स को लेते हैं और वेस्पर थ्योरी के मुताबिक इनको बॉन्ड करवा के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में 1s2 है, 1s1 है, यानी इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एटॉमिक नंबर भी इसका 1 है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है। और दूसरा हाइड्रोजन का एटम जो है ये भी 1s1 है। अब s ऑर्बिटल की शेप जो है वो हमें पता है कि वो राउंड शेप होती है। तो ये राउंड शेप में दो s ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आएंगे और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम है H2। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स 1s1 का म्यूचुअली शेयर हुआ और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। वेस्पर थ्योरी कोवलेंट बॉन्डिंग से डील करती है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो म्यूचुअली शेयर होकर एक रीजन बन गया इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का। तो ये वेस्पर थ्योरी ने बात की थी कि जब डायरेक्ट नेक टू नेक ओवरलैप हो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो फिर जो रीजन और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स है, यानी दिस इज़ द प्लेन। तो ये रीजन और स्पेस की बात भी वेस्पर थ्योरी ने छेड़ी कि रीजन्स और स्पेस और प्रोबेबिलिटीज़ की बात इसने की, रीजन्स की, स्पेस की और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। और बात की इसने कोवलेंट बॉन्ड्स की। यानी वहाँ पे जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। फिर उनकी इसने शेप और ज्योमेट्रीज की बात भी की। और एनर्जीज की बात भी की। शेप्स और एनर्जीज एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब शेप्स, एनर्जीज और ज्योमेट्रीज की इसने बात की तो ये तीन टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जब उसने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, तो सिंपली अगर इस कॉन्टेक्स्ट में मज़मून को समझने की कोशिश करें हर मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसने ये बात की कि फिर जो शेप्स हैं, एटॉमिक शेप्स, एनर्जीज और ज्योमेट्रीज जो हैं वो जस्टिफाई नहीं होती बास केसेस में। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मिसाल के तौर पर s ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो शेप जो आनी चाहिए रिजल्टेंटली उस मॉलिक्यूल की, हर केस में वो नहीं आती। और जहाँ sp इन्वॉल्व है वहाँ जो शेप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की थी उसके कॉन्टेक्स्ट में जो ज्योमेट्री फॉर्म होनी चाहिए थी, जो प्लेन फॉर्म होना चाहिए था, वो नहीं है। तो वहाँ पे फिर जो है ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंड्यूस करना पड़ा, ये बताने के लिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स करते हैं और नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं बॉन्डिंग से पहले।
और वो नए ऑर्बिटल्स जो फॉर्म हुए हैं उनकी जो शेप और ज्योमेट्री है वो ओरिजिनल एस और पी और डी के शेप से डिफरेंट है, जिसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है फिर उसकी शेप और ज्योमेट्री जो है वो जस्टिफाई हो जाती है। तो यहाँ पे आके फिर शेप और ज्योमेट्रीज़ और एनर्जीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंड्यूस करना पड़ा। तो hybridization is basically intermixing of atomic orbitals. Intermixing of atomic orbitals to form new orbitals ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। अब यहाँ एनर्जी की टर्म तो आ गई है, तो एनर्जी के डायनामिक्स में भी और ज्योमेट्री और शेप्स के डायनामिक्स में भी बात जस्टिफाई हुई जब इंटरमिक्सिंग हुई एटॉमिक ऑर्बिटल्स की टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। तो इसके रिज़ल्ट में जो ज्योमेट्रीज जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं उसमें एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अलावा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अलावा sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर एक s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हों तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, जैसे कि अभी हम मीथेन के मॉलिक्यूल में देखेंगे CH4 में कि कार्बन के एटम्स जो हैं उनके उनके अगेंस्ट हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे आज हाइब्रिडाइजेशन को। sp2 में जो है वो इथीन का मॉलिक्यूल स्टडी होगा, यानी इथीन जो कि हर कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, और sp3 के केस में हम इथाइन के मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और लीनियर ज्योमेट्री में ये एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जब भी मॉलिक्यूल्स कोई भी एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके अराउंड मॉलिक्यूल्स बाकी एटम्स अरेंज्ड हो मॉलिक्यूल्स में, तो टेट्राहेड्रल सिमेट्री बनती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री बनेगी, और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हों बॉन्डिंग में तो फिर जो सिमेट्री फॉर्म होगी वो लीनियर होगी। तो ये बड़ी सिस्टमाइज हो गई बातें जब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हमने कंसीडर किया वेस्पर ने, यानी कि पॉलिंग ने, जो कि वेस्पर थ्योरी का मौजूद है। तो फिर हमें मॉलिक्यूल्स की शेप, उनकी ज्योमेट्रीज और उनकी एनर्जीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात समझनी आसान हो गई। अब हम कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं मीथेन के मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में। कार्बन जो है उसकी अगर हम एटॉमिक नंबर देखें कार्बन का तो वो 6 है, और जब 6 के कॉन्टेक्स्ट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो 1s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स with opposite spins, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2py, क्योंकि p की 3 ओरिएंटेशंस हैं, s की सिर्फ एक ओरिएंटेशन है, d की 5 ओरिएंटेशंस हैं और f की 7 ओरिएंटेशंस हैं। और ओरिएंटेशंस का मतलब है कि इनमें इन जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की। s में सिर्फ एक ही जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है,
पी ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशंस हैं, यानी कि 3 प्लेन्स में ये एडजस्टेड है, तो फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन के अकोमोडेट हो सकते हैं, 3 जगहों में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह डी ऑर्बिटल्स में 5 जगहों में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ ऑर्बिटल में 7 जगह हैं जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं एट मैक्सिमम। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस और पी में कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अब हम अगर इसको हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर बात हम समझेंगे मीथेन के मॉलिक्यूल में, क्योंकि मीथेन की जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो सिंपल एस और पी की ओवरलैपिंग से जस्टिफाई नहीं होती। ये एक एस का ऑर्बिटल है और ये एक डम बेल ऑर्बिटल पी का है, और ये जब मिलेंगे तो उसके नतीजे में इस तरह से ओवरलैपिंग होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर फाइंड होगा। लेकिन मीथेन के केस में इंटरमिक्सिंग के रिज़ल्ट में न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल 109.5 तब जस्टिफाई होगा, और उसके लिए फिर अब हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करवानी पड़ेगी। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंटरमिक्सिंग होगी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो हमारे पास यहाँ इस केस में आप देखेंगे कि जो 2s जो है और 2p वैलेंस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए। बॉन्डिंग में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भी। तो 1s जो है ये यहाँ पे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा, 2s और 2p की इंटरमिक्सिंग होगी। अब यहाँ पे होगा ये कि ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 2py में चला जाएगा, 2px का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 2pz में चला जाएगा, और यहाँ पे 4 आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ऑर्बिटल्स, और वो इंटरमिक्स हुए। ये इंटरमिक्सिंग के रिज़ल्ट में जो वेकेंट ऑर्बिटल्स थे उनमें भी इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गया, और उसके बाद जो है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास आ गए ऑफ द सेम एनर्जी। ये हमारे पास जो 4 कार्बन के ऑर्बिटल्स s2s और 2px की इंटरमिक्सिंग के रिज़ल्ट में 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आए, इनकी इंटरमिक्सिंग हुई, जो पेयर्स थे वो टूट गए। अब ये सारे सिमिलर एनर्जी लेवल पे हैं, वरना अगर देखा जाए तो s जो है वो रिलेटिवली लोअर एनर्जी पे है, p रिलेटिवली हायर एनर्जी पे हैं। लेकिन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास इंटरमिक्सिंग के रिज़ल्ट में आए, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे पहले तो जो पेयर्स हैं वो टूटे, और जो वेकेंट 2py और 2pz थे उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन, एक 2s का और एक 2px का अकोमोडेट हो गया। और उसके बाद जो है ये एक ही एनर्जी लेवल पे हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए, जिसमें s का कैरेक्टर भी इन्वॉल्व है, 25% s का और 75% p का कैरेक्टर इन्वॉल्व है। तो हमारे पास 4 न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी। और ये जब मिलेंगे हाइड्रोजन के साथ मीथेन का मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए, अब ये जो हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए हैं, इनकी जो सिमिट्री है, इनकी जो शेप है वो अब डम्बेल नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे तो जो s और p है, अभी बताया है आपको कि s और p, s की शेप राउंड है और p की डम्बेल शेप्ड है। लेकिन जो s और p ऑर्बिटल अब हमारे पास आए हैं 4 इक्विवेलेंट, वो अपने आप को, एक तो उनका दूसरा लोब बहुत छोटा रह जाता है क्योंकि वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉन्टेक्स्ट में कैंसल आउट हो गए होते हैं वेव फंक्शन में, तो इसलिए उनका हम एक ही लोब दिखाते हैं पहली बात, और वो एक टेट्राहेड्रन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ऑफ समथिंग लाइक दिस। तो ये sp3 के कार्बन्स की सिमिट्री है। अब यहाँ
इनके गिर्द हम एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। और हाइड्रोजन का आपको पता है कि सिर्फ 1s का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा मीथेन का, जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ हमें मिलता है। तो यहाँ एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। और ये हमारे पास मॉलिक्यूल आया CH4 यानी मीथेन का। तो इनकी शेप जो है वो अनयूजुअल है, डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल SNP शेप्स, और एनर्जी लेवल इन सब का एक है। वरना S जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s से स्टार्ट करें 2s 2p 3s 3p तो ये ग्रेजुअल इंक्रीज़ है एनर्जी का। लेकिन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में भी इक्विवेलेंट एनर्जी रखते हैं, ज्योमेट्री में एक सिमेट्री रखते हैं, प्लेन्स x y और z के अगेंस्ट अरेंज्ड होते हैं। और तीसरी बात यह है कि इनकी जो शेप है वो भी जो है वो यूनिक करैक्टर की होती है, और वो जो मॉलिक्यूल की शेप है फिर वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मीथेन के मॉलिक्यूल के केस में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे कार्बन के यूटिलाइज हुए। बॉन्ड एंगल जो है वो अब 109.5 डिग्री का। हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम जब sp3 हाइब्रिड होगा तो सिमेट्री जो हमें बॉन्ड एंगल मिलेगा 109.5 का मिलेगा, और ज्योमेट्री मिलेगी वो टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन होगी। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें और कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको स्टडी करें पहले, तो इसमें कार्बन का वैलेंस कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2 और 2py, ये 2px है, 2py एंड 2pz। 2py और z वेकेंट रहते हैं। नॉर्मल जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन के बगैर, तो वो आपको इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल करते हैं। और अब यहाँ पे जब हमने मॉलिक्यूल स्टडी करना है इथीन का मॉलिक्यूल जो है उसमें हर कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है, और 2 हाइड्रोजन्स के साथ भी हर कार्बन ने बॉन्ड फॉर्म किया है। और ये जो हर कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, इसको अगर स्टडी करें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्राइगोनल प्लेनर है। और ये बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है। तो यहाँ से अगर आप देखें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री, बॉन्ड एंगल ऑफ 1020 डिग्री। तो यहाँ पे कार्बन के केस में अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस तरह से कि अब हमारे पास 3 हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी फॉर्म होंगे, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो 2pz में होगा, लेकिन 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। इसलिए नीचे मैंने बनाया है कि इसकी एनर्जी या इसकी एनर्जी से ज़्यादा होगी या इसकी एनर्जी से कम होगी, लेकिन ये 3 एक एनर्जी लेवल पे हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, जिसमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल। मीथेन के केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 2s 2px 2py और 2pz चारों इन्वॉल्व थे। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कम होगी, 2pz जो है गो कि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन वो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, हाइब्रिडाइज 3 हुए। और इस हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि एक s और 2p के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं।
और इसकी सबसे आसान समझने के लिए मिसाल जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ इथीन है। इसमें अगर हम देखें तो जो कार्बन्स हैं उसके गिर्द जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। अगर इसको टॉप व्यू से देखें तो, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का है। और ये कौन है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये मैंने आपको बताया है कि ये टॉप व्यू है। और अगर इसको साइड व्यू से देखें तो फिर जो हमारे पास तस्वीर बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी कि ये प्लेन है, ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन और ये जेड प्लेन। तो अब यहाँ इस प्लेन्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको अगर समझें तो फिर हम इसकी शेप बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये एक लोब 2ps, ये sp2, ये दूसरा लोब, और यहाँ पे ये तीसरा लोब, और ये तीनों sp2 हाइब्रिड हैं। जो 2pz का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है, और ये जो है अनहाइब्रिडाइज 2pz है। तो ये वो है जो टॉप व्यू नहीं है, साइड व्यू है। तो ये तीन जो हैं वो sp2 हैं, सॉरी ये sp2 नहीं है, ये 2pz है। ये sp2 सेकंड और ये sp2, और ये जो है इसकी ओरिएंटेशन है एक कार्बन की जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो यहाँ पे इस तरह से आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दी। अब यहाँ पे कार्बन्स को अगर इसी स्ट्रक्चर को समझ ना हो तो ये हाइब्रिड जो डायरेक्ट वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जो नेक टू नेक ओवरलैपिंग होती है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग, वो जो बॉन्ड फॉर्म करती है वो बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। इसके बाद जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है वो वाला बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, जो कि इस केस में 2pz है। इसकी ओवरलैपिंग जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो या अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन होगा, यानी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। तो ये जो है ये वाला बॉन्ड जो बना है इसको पाई बॉन्ड कहते हैं। तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड। और इसके बाद हर कार्बन का हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन का 1s1, ये हाइड्रोजन का 1s1, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। इसी तरह से इस कार्बन के लिए भी यहाँ पे हाइड्रोजन्स और ये उसका बॉन्ड, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s1 और ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये एक इथीन का मॉलिक्यूल है। अब हम इथाइन के मॉलिक्यूल को अगर देखें तो ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। लीनियर ज्योमेट्री में ये एक दूसरे के साथ कार्बन्स के साथ भी और हाइड्रोजन्स के साथ भी, और बॉन्ड एंगल जो है वो यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री का है। ज्योमेट्री जो है इसको लीनियर कहते हैं, लीनियर प्लेन या लीनियर ज्योमेट्री इथाइन के केस में जस्टिफाई होगी जब हम कार्बन को हाइब्रिडाइज करवाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी 1s में 2, 2s में 2
2px 2py एनर्जी लेवल के कॉन्टेक्स्ट में इनको ऊपर ही बनाना चाहिए क्योंकि p की एनर्जी s से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है वो एक s यानी कि 2s जो है ये इंटरमिक्स करेगा 2px के साथ और हमारे पास दो ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट एनर्जी के आएंगे जो कि sp2 हाइब्रिडाइज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग पेयर में यूज़ होता है और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म करता है। यहाँ पे ये दो हमारे पास sp2 sp हाइब्रिडाइज क्योंकि एक s और एक p की इन्वॉल्वमेंट है, एक s और एक p की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। गो के एक एक इलेक्ट्रॉन 2py और 2pz में भी मौजूद है लेकिन ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। इथीन में एक था तो वहाँ एक पाई बॉन्ड बना था, इथाइन के मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड है और यही फ़र्क है मेजर अलावा शेप के। अब हम इसको इथाइन के स्ट्रक्चर में देखें अगर, तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर है और डायरेक्ट जो है वो ओवरलैपिंग जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की होगी उसके नतीजे में हमें इथाइन में एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और जो 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे क्योंकि दो हैं तो दूसरा भी हमने दिखाना है तो ये इस तरह से आप दिखाएंगे। तो ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं। ये अगर टॉप एंड बॉटम है तो ये साइडवेज निकला हुआ होता है। तो पॉइंट ये है कि ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये अगर 2py है तो ये 2pz है, इसी तरह से ये 2py और ये 2pz और ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। अब इनमें जो एक एक इलेक्ट्रॉन फाइंड किया जाता है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगा जो एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें अवेलेबल है, लेकिन वो या अबव द प्लेन मैंने दिखाए हैं वो बिलो द प्लेन भी हो सकता है। तो इनकी जो ओवरलैपिंग है वो डिपेंड करती है, इनकी जो ओवरलैपिंग है यानी 2pz की और 2py की जो ओवरलैपिंग है वो कहीं पे भी हो सकती है अबव और बिलो द प्लेन, डिपेंडिंग के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जा रहा है, क्या ऊपर वाली जगह पे है या नीचे वाली जगह पे है। डायरेक्टली बिटवीन में तो मौजूद नहीं है न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स में, या अबव द प्लेन होगा या नीचे होगा। तो यही प्रोबेबिलिटी की बात की थी वेस्पर थ्योरी ने कि प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की और वही बॉन्ड होता है। तो इस केस में दो पाई बॉन्ड है। इसी तरह से जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का वो हाइड्रोजन के 1s1 से बॉन्ड फॉर्म करेगा। दोनों साइड दोनों कार्बन्स जो हैं उनका दूसरा बॉन्ड जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो हाइड्रोजन के साथ है उसके 1s1 से। तो इस तरह से ये एक लीनियर ज्योमेट्री विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री जस्टिफाई होती है sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन के कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह से अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो ये भी टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। वाटर यानी H2O, तो इसकी ओरिएंटेशन भी टेट्राहेड्रल है। वो कैसे है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। एनर्जी में ये हायर हैं, ये याद रखिएगा। एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में भी हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ज्योमेट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में भी। और यहाँ पे 2 4 5 एंड 6
7 and 8। तो इस तरह से इसकी फीलिंग है नॉर्मल ऑक्सीजन की। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगी, जैसे कि इसने वाटर के मॉलिक्यूल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करनी है या करता है, तो यहाँ पे 2x जो है उसकी इंटरमिक्सिंग होगी 2px से, 2py से, 2pz से, और हमारे पास 4 इक्विवेलेंट एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। इसमें आप देखेंगे कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने हैं, 6। तो 2 पेयर्ड फॉर्म में होंगे और 2 अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे। और यही फ़र्क है कार्बन से इसकी हाइब्रिडाइजेशन का, कि इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलते हैं। और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हैं ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर के में। और ये ऑक्सीजन है, ये इसका नॉन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इसका नॉन बॉन्डिंग दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब 2 हाइड्रोजन्स के साथ जो है इसका मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, यानी हाइड्रोजन का 1s1 इधर और हाइड्रोजन का 1s1 इधर। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी शेप में, क्योंकि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और ये ऑक्सीजन के केस में एक डिफरेंट बात है कि नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग में यूटिलाइज नहीं हो सकते, जो पेयर्स की फॉर्म में है, तो वो भी स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं, गो कि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो ये जो है ये वाटर की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5।